हेलो एवरीवन। इस दूसरे वीडियो में हम आगे की बातों पे चर्चा करेंगे। हम जो टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे वो है अन्योन्य प्रेरण। ये कलर अच्छा है। अन्योन्य प्रेरण, और इंग्लिश में जिसे हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। ऑलराइट, चल। लास्ट टाइम मैंने बताया था, थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर देता हूँ। बेसिक सी बात थी, मैंने ये बताया था कि किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, और उस धारा प्रवाहित होने के कारण उस कुंडली में एक फ्लक्स या मैग्नेटिक क्षेत्र उत्पन्न होता है। और उसी के साथ एक दूसरी कुंडली हमारी उसकी जस्ट पारस्पर या बगल में रखी हुई दूसरी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होता है प्रथम कुंडली के फ्लक्स के द्वारा। ठीक है। तो दूसरी कुंडली में जब फ्लक्स परिवर्तन होता है तो इस फ्लक्स परिवर्तन के होने के कारण वहां पे एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और जो वहां पे फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण एक धारा का प्रवाह होता है, इंड्यूस्ड करंट। मैंने ये बताया था आपको। ये हमारे पास एक कुंडली है, इसमें हम एक सप्लाई करंट दे रहे हैं, दैट इज I1, या आई मान लिया यहाँ पे करंट है। और यहाँ पे हमारे पास दूसरी कुंडली है। ठीक है। इसमें करंट प्रवाहित होने से इसकी कुंडली, यहाँ पे इसके कुंडली या इसके कॉइल के पास मैग्नेटिक फील्ड का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का क्षेत्र कुछ इस तरीके से होता है। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये क्षेत्र कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है मैग्नेटिक फील्ड का क्षेत्र। ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं जो कट नहीं करती एक दूसरे को, और ऐसे वो फ्लो होती हैं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन कॉइल 1 की है वो दूसरी फील्ड के दूसरी कॉइल पे लिंक कर रही है, और वहां पे जो कुंडली है उसे वो कट कर रही है। और इसी कट करने के कारण इस कुंडली में फ्लक्स का परिवर्तन होता है, और इस परिवर्तन होने के कारण दूसरी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक है। और इसकी दिशा हमेशा प्रथम कुंडली की दिशा के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। कारण क्या है कि वह अपने उसी कारण का विरोध करती है जिससे वो उत्पन्न हो रही है। तो दूसरी कुंडली में जो धारा उत्पन्न हो रही है वह उस कारण का विरोध करेगी अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, जिससे वो उत्पन्न हो रही है। किससे द्वारा उत्पन्न हो रही है? वो उत्पन्न हो रही है प्रथम कुंडली में प्रवाहित धारा के द्वारा। ठीक है। अब थोड़ा सा इसको और एलिबोरेट करते हैं आगे। चलो हम यह मानते हैं कि जो हमारी प्रथम कुंडली है, थोड़ा बनाने का प्रयास करता हूँ यहाँ पे। ठीक है। ओके। इसमें जो धारा बह रही है दैट इज I1। ठीक है, दैट इज I1। यहाँ धारा बह रही है I1, और यहाँ जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है उसको हमने बोला phi 1। ठीक है। यहाँ जो फ्लक्स हो रहा है इसको हमने बोला phi 1। ये जो कुंडली हमारी दूसरी बगल में है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर लगा रखा है हमने यहाँ पे धारा को नापने के लिए। तो इसमें जो फ्लक्स है यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाली है जिसको हमने कहा phi 2। दूसरी कुंडली है, और यहाँ जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रही है phi 2, और इसमें जो धारा बहेगी उसको हमने कहा I2। ठीक है, I2। कुंडली 1 में जो फेरों की संख्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, जो कुंडली में फेरों की संख्या है उसको हमने कहा N1। और जो हमारी दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, उसे हमने कहा N2। तो चीजें क्लियर है यहाँ पे? फिर से समझो मैं जो बोल रहा हूँ कि पहली कुंडली और दूसरी कुंडली में, फिर से ध्यान से देखो कि पहली कुंडली में जो धारा बह रही है I1, वह क्या करेगी कि पहली कुंडली में फ्लक्स को और मैग्नेटिक फील्ड को ओरिजिनेट करेगी, उत्पन्न करेगी, जिससे यहाँ फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। यह फ्लक्स दूसरी कुंडली से जाके लिंक होगा, एसोसिएट होगा। और चूंकि दूसरी कुंडली से ये फ्लक्स एसोसिएट होगा तो फ्लक्स में कट होगा, फ्लक्स में कुछ चेंजेस होंगे।
क्योंकि वो दूसरी कुंडली के दूसरे सर्किट की कुंडली को कट कर रहा है। तो फ्लक्स के चेंज होने के कारण यहाँ पे एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और वही इंड्यूस ईएमएफ होने के कारण यहाँ पे करंट I2 का प्रवाह होगा। तो मतलब सारा ऑपरेशन हम कर रहे हैं I1 में, बट उसका इफेक्ट हमें दिखाई दे रहा है I2 के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं सेकंड में, हम सिर्फ सारा काम कर रहे हैं फर्स्ट वाले में। तो इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण या पारस्परिक प्रेरण। ठीक है। अच्छा, जो यहाँ पे फ्लक्स φ2 प्रोड्यूस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? धारा I1 की वजह से। ठीक है, धारा I1 की वजह से ही वहां पे φ2 प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं, एक टर्म में लिखता हूं पहले कुंडली के लिए, यहाँ पे जो धारा है I1, यहाँ जो फ्लक्स है φ1, और यहाँ जो नंबर ऑफ टर्न्स है क्वाइल के वो है N1। और दूसरी कुंडली की बात करें, यहाँ धारा है I2, फ्लक्स है φ2, और नंबर ऑफ टर्न्स मतलब कुंडली में फेरों की संख्या है N2। ठीक है, समझना इस चीज को। तो टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स, अगर मैं पहले की बात करूं पहले वाली कुंडली में, तो N1 इंटू φ1 ये होगा। और दूसरे में अगर हम बात करें जो टोटल फ्लक्स होगा वो N2 इंटू φ2, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स इंटू फ्लक्स। मतलब जितने, देखो कहते कैसे हैं इसको, कि प्रत्येक फेरे से जुड़ा हुआ फ्लक्स अगर फाई है, अगर एक फेरे से जुड़ा फ्लक्स फाई है, तो दो फेरे से फ्लक्स जुड़ा फ्लक्स दो फाई, तीन से तीन फाई, चार से फोर फाई, फाइव फाई, सिक्स फाई। तो अगर एन फेरे हैं तो टोटल फ्लक्स कितना होगा? एन फाई। ठीक है, दैट्स वाई टोटल फ्लक्स हमारा होगा एन फाई। ठीक है, चलो। तो अगर हम इसको इस तरह से कहें कि पहली कुंडली में जो धारा प्रवाहित हो रही है I1, ध्यान सुनना, पहली कुंडली में जो धारा प्रवाहित हो रही है I1, इसके द्वारा दूसरी कुंडली से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है वो हुआ है φ2, और वहां पे जो टोटल फ्लक्स हुआ है वो है N2 इंटू φ2। ये प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा? ठीक है, मतलब दूसरी कुंडली में जो भी टोटल फ्लक्स है वो पहली कुंडली में जो करंट फ्लो कर रही है उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसका मतलब कि अगर इसको हम और नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करूं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि N2 φ2 इज प्रोपोर्शनल टू I1। प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट लाएंगे, दैट इज m, और इसको कहेंगे I1। m जो वर्ड है वो है म्यूचुअल के लिए। ठीक है, m फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस। m को जो हम कहते हैं वो क्या कहते हैं? अन्योन प्रेरण गुणांक, या पारस्परिक प्रेरण गुणांक, या म्यूचुअल इंडक्टेंस कॉफिशिएंट। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कॉफिशिएंट, ये हम नाम देते हैं m को। ठीक है, तो यहां से n का मान अगर हम निकालें, अगले पेज पे चलते हैं यहां से, तो हम कह सकते हैं कि m इज इक्वल टू N2 φ2 अपॉन I1। ये कह सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको हमेशा याद रखना। ठीक है, चलो अब आते हैं हम मात्रक पे। ठीक है, तो m जो है हमारा, इसको हम कहते हैं पारस्परिक या अन्योन प्रेरक गुणांक। इसका जो मात्रक होता है SI यूनिट, सॉरी, इसका जो SI यूनिट होता है, इसको भी हम कहते हैं हेनरी। जहां हमने सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में स्वप्रेरण गुणांक के लिए हेनरी का इस्तेमाल किया था, इसके लिए भी हम हेनरी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा इसको परिभाषा के रूप में देखते हैं। हमने जो एक्सप्रेशन देखा, दैट इज m इक्वल टू क्या था? N2 φ2 अपॉन I1। ऑलराइट, या फिर से लिखता हूँ, m इक्वल टू N2 φ2 अपॉन I1। ठीक है,
अगर हम ये कह लें कि I1 का मान 1 एम्पियर है, ठीक है, धारा का मान 1 एम्पियर है, मतलब प्रथम कुंडली में जो धारा बह रही है वो 1 एम्पियर है। तो 1 एम्पियर धारा अगर होगी, I बराबर अगर 1 होगा, 1 एम्पियर, ठीक है, तो M इक्वल टू क्या होगा, N2 होगा, ठीक है, लास्ट इक्वेशन से। तो यहां से एक परिभाषा हम बना सकते हैं या ये कह सकते हैं कि किसी भी दो कुंडलियों के मध्य जो पारस्परिक प्रेरण गुणांक होता है, दैट इज एम, ठीक है, गुणांक जो होता है वह कुल चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। कुल चुंबकीय फ्लक्स कहने का मतलब क्या है, N2 इंटू फाई 2 के बराबर होता है। जबकि दूसरी कुंडली मतलब प्रथम कुंडली में धारा 1 एम्पियर प्रवाहित हो रही हो, धारा 1 एम्पियर प्रवाहित हो रही हो, तो उस केस में दो कुंडलियों के मध्य जो पारस्परिक प्रेरण गुणांक म्यूचुअल इंडक्टेंस कॉफिशिएंट एम हमेशा टोटल फ्लक्स के बराबर होता है। टोटल फ्लक्स क्या है, N2 इंटू फाई 2, ठीक है, ये रही इसकी बात। अब आगे देखते हैं कि मान लेते हैं कि हमने यही तो माना कि प्रथम कुंडली में धारा I1 प्रवाहित हो रही है, उससे मैग्नेटिक फील्ड बना, उससे फ्लक्स ओरिजिनेट हुआ, और वो दूसरी कुंडली में गया फ्लक्स, और उस फ्लक्स में कुछ परिवर्तन हुआ, तो वहां पे एक विद्युत धारा इंड्यूस हुआ, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। तो यही चीज हम कहते हैं कि मान लिया कि द्वितीय कुंडली में, दूसरी कुंडली में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है वह है E2, द्वितीय कुंडली में, ठीक है। तो हमने पढ़ा है फैराडेज का नियम, क्या पढ़ा है, E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो द्वितीय कुंडली की बात करेंगे तो हम द्वितीय कुंडली का नंबर ऑफ टर्न्स डी फाई 2 अपॉन डी टी, ये क्लियर है या नहीं। सेकेंड कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की दर से होने के कारण वहां पे एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। सेकेंड कुंडली में फ्लक्स की परिवर्तन होने के कारण वहां एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और सेकेंड कुंडली में जो फ्लक्स है वो क्या है, फाई 2 है, और परिवर्तन की दर क्या है, परिवर्तन की दर है डी फाई अपॉन डी टी, और नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, N2, ठीक है, ये वहां पे है, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। अब थोड़ा इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, E2 इक्वल टू माइनस, हमने n को अंदर ले लिया, N2 फाई 2 अपॉन डी टी, ये कर सकते हैं। और N2 इंटू फाई 2, हमने लास्ट अभी जस्ट देखा कि N2 इंटू फाई 2 का मान क्या होता है, बताइए, MI1, यही तो हमने जस्ट पढ़ा है, अभी तुरंत देखा है। तो N2 इंटू फाई 2 की जगह हम पुट कर देंगे इसका मान, E2 का मान माइनस डी MI1 अपॉन डी टी, ठीक है। M हमारा क्या है, कॉफिशियंट है, कॉफिशियंट मतलब कांस्टेंट है, तो M को हम बाहर ले लेंगे इक्वेशन में, तो इसको लिख सकते हैं E2 इक्वल टू माइनस ऑफ M डी आई वन, डी आई वन अपॉन, राइटिंग का थोड़ा इश्यू है, डी टी, ठीक है। तो मतलब क्या है, E2 मतलब क्या है, दूसरी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल। M क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब पारस्परिक प्रेरक गुणांक दोनों कुंडलियों के मध्य। I1 क्या है, प्रथम कुंडली में बहने वाली धारा, ठीक है। और डी आई 1 अपॉन डी टी क्या है, चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब समय के सापेक्ष धारा में परिवर्तन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपको काम आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप याद रखो, जब भी आपके पास एग्जाम में अन्योन्य प्रेरण के बारे में, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में आता है, तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है। अब चलते हैं थोड़ा सा इसको और आगे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को याद रखो, नेक्स्ट पेज पे इसको लिखते हैं, m का मान निकालते हैं। तो यहां से जो हमने लास्ट में देखा, वहां से m का मान हम क्या लिख सकते हैं, माइनस तो साइन था ही, हमने लिखा ऊपर E2, नीचे लिखा
सॉरी, di1 अपॉन dt, यही था। ठीक है, चलिए अब एक एग्जाम्पशन यहाँ फिर से हम लेते हैं। एग्जाम्पशन क्या, कि di/dt के मान को हमने रख लिया यूनिटी मतलब 1। जैसे ही di/dt का मान हमने 1 रखा तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, m इक्वल टू माइनस ऑफ E2, ये हो जाएगा। तो एक नई परिभाषा हमारे सामने आती है। तो परिभाषा क्या है, आपके नोट्स में सारी चीजें हैं, मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप जब भी पढ़ना नोट्स को सामने रखना और इन चीजों को देखते जाना, जहाँ कंफ्यूजन हो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि किन्हीं दो कुंडलियों के बीच जो अन्योन्य प्रेरण होता है दैट इज एम, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ठीक है, वो क्या होता है कि किसी एक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि प्रथम कुंडली में धारा परिवर्तन की दर यूनिटी हो, मतलब di/dt का मान 1 हो। ठीक है, तो यहां से एक डिफिनेशन ये आती है। जैसे हमने ये प्रथम कुंडली को, अच्छा एक चीज और बता दूं यहाँ पे, ये माइनस साइन के बारे में। माइनस साइन क्या बताता है, याद करो लेंज का नियम मैंने बताया था। लेंज लॉ में क्या बताया था कि जब भी किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है फ्लक्स के परिवर्तन होने के कारण, तो उसकी दिशा हमेशा क्या होती है, अपोजिट होती है किसके, जिसके कारण वह उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ भी जो प्राइमरी वाले हमारी जो पहली कॉइल में करंट की दिशा है उसके अपोजिट ये दिशा होगी। ठीक है, चलो अब इसको हम ऐसे एक चीज और कह सकते हैं यहाँ पे, कि जैसे हमने प्रथम कुंडली को लिया, द्वितीय कुंडली में हमने इफेक्ट देखा, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये मान लिया कि हमारे पास प्रथम कुंडली है, ये हमारे पास द्वितीय कुंडली है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि द्वितीय कुंडली में करंट को दे दिया, मान लिया I2, सॉरी मान लिया I2। ठीक है, ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि द्वितीय कुंडली में करंट I2 बह रहा है और इसके द्वारा इसके कारण यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज हो रहा है और फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है प्रथम कुंडली में। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा दैट इज I1। मतलब क्या है कहने का, कि हम या तो हम परिवर्तन I1 में करें या हम परिवर्तन I2 में करें। जिस कुंडली में हम करंट फ्लो कराएंगे उसके जस्ट एडजेसेंट बगल वाली कुंडली में ही वो हमें इंड्यूस ईएमएफ का इफेक्ट दिखाई देगा। चाहे हम इसमें करें तो इसमें दिखाई देगा, और यदि हम इसमें करते हैं तो हमें इसमें इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो m का मान जो है हमेशा E2 नहीं होगा, हमेशा मान E2 नहीं होगा। अगर हम m के मान को E1 भी होगा जब हम द्वितीय कुंडली के बारे में करंट को फ्लो कराएंगे, द्वितीय कुंडली में करंट को फ्लो कराएंगे तो उसका मान I1 के बराबर होगा, और अगर प्रथम कुंडली में फ्लो कराएंगे तो उसका मान E2 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो बेसिक चीज ये समझ में आती है कि जो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वह एक तरह का गुण है। वह गुण ऐसा है कि एक कुंडली और दूसरे कुंडली में होने वाले धारा परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, और बाकी इससे कोई अगर टॉपिक होगा तो आप हमको बताना, कोई दिक्कत होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी लेकर के आऊँगा। थैंक यू।